काव्या, हाँ सर। काव्या, हाँ सर। हेलो। काव्या, हाँ सर। सर आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैं आपको है ना होस्ट बना देता हूँ. हाँ ठीक है. Then you make Kautik sir host, okay? ओके ओके. Yeah. Sure, I am leaving. Bye. बाय. Kavya, I'm audible? यस सर. Okay, thank you. सर आई एम मेकिंग यू होस्ट एंड देन यू मेक मी को होस्ट. Okay, sure. Wait a minute. Huh? Yes, everyone rename yourself, mention your branch name. Dhruvi J, write your own name. Vivo 1901 is visible at your name. Dhruvi J from Subhanpura, rename yourself. Kavya, you are now co-host. Yes, yes sir. Everyone please mention your branch name. Tirtha Vaishvik, mention your branch name. Anjana, Dhwani Patel, rename yourselves. And remove brackets from your branch names. Just write SUB space your own name. ये इंस्ट्रक्शन हर बार क्यों देना पड़ता है? Now we are used to with this particular system. हमेशा अपने ब्रांच का एक कोड लिखो और इसके पीछे अपना नाम लिखो. Simple. Those who have not mentioned your branch names will be considered as absent. Good morning all. Shall we start? Yes, sir. Yes. It's time up. हाँ, मेरे केस के अंदर टाइमिंग के बारे में थोड़ा ऑलवेज कंसर्न. 10 का मतलब 10 रखो. घूमते घूमते मत आओ. एटलीस्ट अभी तो घर में ही हो. अभी कौन सा रश करके पहुंचना है? Okay. In last class, we discussed about the 3 important definition. एक मिनट, एक मैसेज आया. होगा मेरे.
हाँ, आई नो कि कल वाले डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है और वो डेफिनेशन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस री अगेन आज की क्लास के अंदर। एंड कल वाला जो लेक्चर था, समझो 2-3 कल हमने डेफिनेशन डिस्कस किए थे, 3 में से एक एग्जाम के अंदर गारंटेड है। अभी से लिख लो, पेपर आने से पहले अगर 3 में से अगर 2 छाप दोगे तो भी चलेगा, उसमें से एक तो आपको पेपर में मिलेगा एंड मिलेगा ही। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एसएससी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एसएससी का डेफिनेशन। नाउ एसएससी का डेफिनेशन क्या था? एसएससी की डेफिनेशन जो 3.5 लाइन का जो आपको डेफिनेशन दिया था, विच कवर 4 डिफरेंट कैटेगरीज। मैं पहले एक बार आपको डेफिनेशन थोड़ा बता दूं और उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि एसएससी मींस अ पर्सन बाय whom income tax or any other sum of money is payable under the provision of the act. It includes a person on whom any proceeding is taken for the assessment of his income or loss or amount of refund due to him. It also includes a person who is deemed to be an SSC or SSC in default under the any provision of the act. एग्जाम में भी लिखो ना तो ऐसे वर्ड टू वर्ड छापना है, नहीं छापोगे 110% मार्क्स जाएंगे। आज तक कभी भी इनकम टैक्स के पेपर के अंदर, व्हेन आई वाज अ पेपर सेटर यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी को भी फोन करके पूछ लो स्टूडेंट्स को, बेटा पेपर कैसा गया? मस्त गया सर, बद्दू खबर पड़ी? हाँ बद्दू खबर पड़ी। तो मार्क्स? सर ये नहीं खबर पड़ती, मार्क्स क्या गया? बिकॉज यू आर नॉट फोकस ऑन अ लैंग्वेज। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकम टैक्स के पेपर के अंदर कि अगर आपने अपना ओन लैंग्वेज लिखा, बिकॉज मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बताया था, यूनिवर्सिटी के अंदर इनकम टैक्स पढ़ाने वाले, पेपर सेटर एंड पेपर चेक करने वाले ऑल आर प्रोफेशनल, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑल आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड उनको ऐसा ही लगता है कि बीकॉम का ये एग्जाम नहीं है, सीए का एग्जाम है, तो दे एक्सपेक्ट कि व्हाटएवर द थिंग्स गिवन इन एक्ट आप उसी तरीके से लिखो। तो एसएससी को 4 ग्रुप के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से हमने पर्सन को 7 कैटेगरी के अंदर डिस्कस किया था। पहला हमारा जो ग्रुप होता है उसमें आता है पेमेंट बेसिस पे, कि अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर कोई भी पेमेंट करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप कोई भी पेमेंट करते हो, एंड वो पेमेंट होना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो ब्राइब वाला नहीं, वो मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि फॉर एग्जांपल भाई आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, भाई 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। ओके, आपने टैक्स भरा, यस यू आर एन एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। आपने एडवांस टैक्स भरा, आपने इंटरेस्ट भरा, आपने पेनल्टी भरा, कोई भी एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, अगर आपने पेमेंट किया आप एसएससी हो। एंड माइंड वेल 4 में से कोई एक ही होना चाहिए, 4 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करो आप एसएससी बन जाते हो। चारों कंडीशन एक ही बंदे को एप्लीकेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जैसे मैंने आप सबका एग्जांपल दिया, आप यहाँ पे रूम के अंदर जितने भी अवेलेबल है मेरे अलावा, आप में से किसी की भी इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा नहीं है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। अगर कोई जॉब वॉब करता है शायद 2.5 लाख से ज्यादा अर्न करता है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी ऑल आर स्टूडेंट्स ओनली, तो आपको तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है। एंड अगर आपको टैक्स पे नहीं करना है तो आप एसएससी नहीं हो एज पर फर्स्ट क्लॉज। बट अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, असेसमेंट प्रोसीडिंग, बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली दोज हु आर अ बिजनेसमैन, आपको शायद पता ना हो, बट ये रूम के अंदर जितने लोग अवेलेबल है ना, उसमें से 40-50 लोगों के पास पैन कार्ड होगा, चेक कर लेना। स्पेशली जिसके पेरेंट्स अगर बिजनेस में है तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके ऊपर म्यूचुअल फंड है, आपके नाम के ऊपर फिक्स डिपॉजिट है। अब आपके नाम के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो इनकम किसकी हुई? बट ऑब्वियसली यू आर द ओनर ऑफ दैट इनकम, बट आपकी इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट से कम है। बट नॉन टैक्सेबल लिमिट से कम है कि नहीं वो पता कब चलेगा? जब आप वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। तो बहुत सारे वैसे लोग हैं, बिकॉज अगर आप लोन के लिए कहीं पे भी अप्लाई करो ना, ध्यान से समझना, जब हम लोन के लिए कभी भी अप्लाई करते हैं, वेदर इज वो बजाज फाइनेंस हो या कोई भी हो, उनकी पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? फर्स्ट सैलरी स्लिप। भाई हम तो जॉब नहीं करते, तो पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न। बट पिछले 3 साल में मेरी इनकम टैक्सेबल है नहीं, तो भी रिटर्न तो चाहिए, जीरो वाला भी चलेगा, नील रिटर्न भी चलेगा, बट मिनिमम 3 रिटर्न की कॉपी चाहिए। एंड लोग उसके लिए भी, जिसकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, वो लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं।
फॉर द पर्पस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, हाँ मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, मैं नील, हाँ इनकम मेरी 2.5 लाख से ज्यादा या कम हो सकती है। तो आपने इनकम टैक्स में रिटर्न सबमिट किया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया, किसके लिए? इनकम के लिए। या तो इस साल इनकम क्या, मुझे तो लॉस हो गया, लॉस हुआ है तो उसका भी रिटर्न होगा। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम अगर 10,000 से ज्यादा है, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम 10,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कट जाता है, आपका टीडीएस कट जाता है। अब मान लो आपके नाम के ऊपर दादाजी ने, पप्पा ने, मम्मी ने, सबने मिला के 5 लाख का एफडी किया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 8% चल रहा है मार्केट में, 7 to 8%। तो आपको जो 40,000 50,000 का जो इंटरेस्ट मिला, आपको जो 40,000 50,000 का जो इंटरेस्ट मिला, उसमें से 5,000 टीडीएस का कट जाएगा, 5,000 आपका टीडीएस का कट जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे पास तो ये 50,000 के अलावा और कोई इनकम ही नहीं है, बस एफडी का इंटरेस्ट वही आपकी इनकम है। तो यहां पे क्या होगा, अब ये जो 5,000 आपका कट गया वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वापस लेने हैं, आपको रिफंड क्लेम करना है। तो रिफंड क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सबमिट द इनकम टैक्स रिटर्न, आपको इनकम टैक्स रिटर्न वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया, वो लोग चेक करेंगे, हाँ यार आपकी पूरे साल की इनकम तो 2.5 लाख से कम है, तो भी आपका 5,000 का टैक्स कट गया, ओके हम आपको 5,000 का रिफंड दे देंगे। तो ये रिफंड मिला कौन से बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपने रिटर्न वहां पे सबमिट किया था, वो चेक होगा, असेसमेंट होगा। इसका मतलब आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई पेमेंट लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपका असेसमेंट प्रोसीजर होता है, तो भी आप क्या हो? एसएससी हो। क्लियर? अगर बीच में कोई भी कैटेगरी के अंदर किसी को भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, या तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द डेफिनेशन डेफिनेटली मैं सबको अनम्यूट करूंगा एंड वन बाय वन अगर कोई भी डाउट है वो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन के रिलेटेड वो लोग पूछ सकते हैं। तीसरा कैटेगरी था, एंड ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, डिम्ड एसएससी। डिम्ड का मतलब क्या होता है? एज्यूम टू बी। डिम्ड का मतलब क्या है? एज्यूम टू बी। आपको एसएससी मान लिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, नाउ से फॉर एग्जाम्पल आपने जॉनसन बेबी का एड देखा होगा, छोटू सा बेबी मेरा फेवरेट है, वो एड है। क्या वो फ्री में काम करता है? नहीं, ही चार्ज, वो उसके लिए चार्ज करता है। वो डांस शोज, रियलिटी शोज, बालिका वधू, अभी वो बालिका नहीं रही, बट जब वो थी तब की बात है, ही इज अर्निंग इन लैक्स ऑफ रुपीज। अब जब उसको इनकम वर्ड पता नहीं है तो टैक्स तो बहुत दूर की बात है, तो क्या इनकम टैक्स वाले उसको छोड़ देंगे? नहीं, इनकम टैक्स वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। आपने वो मूवी देखा होगा एंटरटेनमेंट, इफ एंटरटेनमेंट इज अर्निंग एन इनकम ही इज ऑल्सो चार्जेबल टू टैक्स। बट वहां पे टैक्स फॉर्मेलिटी करेगा कौन? उसके बिहाफ से, उसके केयरटेकर। तो सेम वे अगर आप माइनर हो एंड माइनर के नाम के अगर ऊपर कोई भी इनकम है तो उसकी टैक्स फॉर्मेलिटी कंप्लीट किसको करनी पड़ती है? उसके पेरेंट्स को, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी पेरेंट्स की टैक्सेबल इनकम है कि ना। बहुत सारे वो गेम शोज वगैरह आप जो टीवी शोज देखते हो कि भाई पापा रिक्शा चलाते हैं, सब्जी की लारी चलाते हैं, कहीं पे वॉचमैन है और उसका बेटा सिंगर है, डांसर है। इसका मतलब उनके पेरेंट्स की इनकम नॉन टैक्सेबल लिमिट से कम है। 2 लाख पूरे साल की इनकम नहीं होती और बेटा एक शो के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए जीत गया, तो उसके बेटे के बदले में टैक्स लायबिलिटी, टैक्स फॉर्मेलिटी कौन कंप्लीट करेगा? उसके फादर। तो उसके फादर क्या हो गए? डिम्ड एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। एनआरआई के केस के अंदर, पर्सन ऑफ अनसाउंड, कोई भी केस के अंदर आपके बिहाफ से अगर आपने किसी को ऑथोराइज किया है, आपने किसी को ऑथोराइज किया है आपकी टैक्स फॉर्मेलिटी के लिए, तो इन दैट केस दैट पर्सन इट इज नोन एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। एंड जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है डेफिनेटली इज नोन एज एसएससी। एंड चौथा एंड लास्ट था एसएससी इन ए डिफॉल्ट, कि मैं टैक्स पे करूं तो एसएससी, मैं रिटर्न फाइल करूं तो एसएससी, मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो एसएससी। मैं ये सब कुछ फुलफिल ही नहीं करता, भले मुझे टैक्स भरना है, मैंने टैक्स नहीं भरा, मुझे रिटर्न फाइल सबमिट करना था, मैंने रिटर्न सबमिट नहीं किया, मैंने अपने स्टाफ का टीडीएस तो काटा बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने सबमिट ही नहीं किया। तो ये सारी सिचुएशन में क्या हो जाएगा?
एसएससी इन डिफॉल्ट। ये सारी सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा, एसएससी इन डिफॉल्ट, कि आपको जो प्रोविजन एप्लीकेबल होती थी आपने वो फुलफिल नहीं किया। क्लियर? यानी यहां पे भी क्वेश्चन अगेन 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला, डिफाइन द टर्म एसएससी, 3 मार्क का डेफिनेशन लिखना क्या है, वही 3.5 लाइन जो भी मैंने आपको बताई, जो फर्स्ट स्लाइड के ऊपर था, एसएससी की डेफिनेशन। एसएससी मींस अ पर्सन बाय whom any पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह, पहले तो वो डेफिनेशन आएगा। फिर लिखा होगा डिस्कस द टर्म एसएससी। अगेन डिस्कशन पूछे तो हमेशा ध्यान में रखना, पेम्पलेट के अंदर डायरेक्ट डिस्कशन दिया है, पेम्पलेट के अंदर डेफिनेशन जानबूझ के नहीं लिखा है। तो वो डेफिनेशन आपको कहां से लिखनी है, वीडियो लेक्चर की वो स्लाइड में से, कि पहले 3.5 लाइन का आएगा डेफिनेशन, उसके बाद ईच कैटेगरी आपको डिस्कस करनी है, पेमेंट, असेसमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एंड डिफॉल्ट। ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड थर्ड, आपको केस स्टडीज दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना ये सारे क्वेश्चंस को। मिस्टर एक्स who make a payment of advance tax to the department, though his total income is less than a non-taxable income। यानी कि मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए का एडवांस टैक्स भरा है, उसको ऐसा लगता था कि मेरी इनकम ज्यादा होगी, बट अल्टीमेटली वो इनकम ज्यादा नहीं हुई। क्या वो एसएससी है, यस और नो? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर। Mr. X who make a payment of advance tax rupees 5,000, 5,000 का उसने एडवांस टैक्स भरा, दो इज टोटल इनकम बिलो 2,50,000, उसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है। सुभानपुरा आयुषी, बेटा अगर उसने एडवांस टैक्स भरा है एंड उसकी इनकम 2,50,000 से कम है तो क्या वो एसएससी है, यस और नो? नो सर। क्यों? पर अभी तो उसकी इनकम वैसे भी कम है, तो फिर उसने एडवांस में पे कर दिया ना। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या उसको टैक्स भरना या नहीं भरना? देखो इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या मिस्टर एक्स एसएससी है कि नहीं? यस, बिकॉज़ ही हैज, यस। क्यों? बिकॉज़ ही हैज पेड द टैक्स। बस सिंपल। यहां पे बस इनकम टैक्स के पेपर के अंदर जो कंफ्यूजन होगा ना वो यही होता है, सर उसकी टैक्सेबल इनकम, मैंने टैक्सेबल इनकम पूछा, उसकी टैक्स लायबिलिटी, मैंने टैक्स लायबिलिटी पूछा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज अ स्टेटस, वेदर ही इज एसएससी और नॉट। अगर यही केस के अंदर पूछता, व्हाट इज हिज टैक्सेबल इनकम, बट टैक्सेबल इनकम इज 0, व्हाट इज हिज टैक्स लायबिलिटी, बट टैक्स लायबिलिटी इज 0। बट यहाँ पे क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, एसएससी है कि नहीं? यस, वो एसएससी है। क्लियर? गुड। खुशहाली, प्रताप नगर, मिस्टर एक्स whose total income is below a non-taxable limit, अगेन उसकी पूरे साल की इनकम 2 लाख रुपए है, बट बैंक has deducted 5,000 rupees of TDS, बैंक ने उनका 5,000 रुपए का टीडीएस काट लिया है, एंड ही फाइल्ड द रिटर्न टू क्लेम अ रिफंड ऑफ रुपीज 5,000, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया है टू क्लेम अ रिफंड। क्या वो एसएससी है, यस और नो? खुशहाली, प्रताप नगर। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ बेटा, मिस्टर एक्स जिसकी टोटल इनकम 2,50,000 से कम है, बट बैंक डिडक्टेड 5,000 रुपीज ऑफ टीडीएस, बैंक ने उनका 5,000 का टीडीएस काट लिया है, एंड वो टीडीएस का रिफंड लेने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया है, तो क्या वो एसएससी है? सर यस। क्यों, कौन सी कैटेगरी में? एशा भट्ट, कारेलीबाग। यस सर। हाँ, एसएससी है कि नहीं?
यस सर, 4th कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी? 4th सर। 4th कैटेगरी हमारी क्या थी? Every person who is SSC deemed to be in- an SSC default under any provision of that। हाँ तो उसने कोई गलती की? नहीं। हाँ तो 4th कैटेगरी नहीं आएगा। चांदनी निजामपुरा। यस सर। एसएससी है कि नहीं? सर तो बैंक ने पे किया है ना टैक्स, तो एसएससी कैसे हो सकता है? तो मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ कि वो एसएससी है कि नहीं, हाँ कि ना? सर उसने रिटर्न फाइल किया है ना, तो फिर तो उसका वो रिटर्न चेक होगा तो वो सेकंड उसमें होगा ना, Yes. असेसमेंट। यहाँ पे जो टीडीएस पे किया है वो टीडीएस एक्स ने पे नहीं किया। टीडीएस किसने पे किया? बैंक ने किया। यानी वो पेमेंट बेसिस पे एसएससी नहीं है, बट उसने रिटर्न तो फाइल किया। और रिटर्न किस चीज के लिए फाइल किया? रिफंड क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे वो एसएससी है, नॉट ऑन अ पेमेंट बेसिस। यहाँ पे वो एसएससी है ऑन द बेसिस ऑफ assessment basis. He is going to assess for the amount of refund. Clear? और कोई डाउट? Okay. Third, Mr. X, whose total income is less than 2,50,000. Mr. X, whose total income is less than 2,50,000, but his minor son having an income rupees 5 lakh during the year. उसके बेटे की जो माइनर है उसकी इनकम 5 लाख रुपए है। ओम पटेल, प्रताप नगर। क्या वो एसएससी है? तो उसके पापा भरेंगे टैक्स। बट आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से थोड़ा जोर से। हेलो त्रिलोक, प्रताप नगर। हेलो। यस सर। हाँ, ये सिचुएशन में पापा की इनकम 2.5 लाख से कम है, बेटे की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है। दोनों में से एसएससी कौन एंड क्यों? पापा, क्योंकि Very good. क्योंकि बेटे अभी माइनर है तो उसका हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा पे आएगी कि उसका 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है, इसलिए वो पापा पे करे। उसकी टैक्स फॉर्मेलिटी कौन कंप्लीट करेंगे? उसके पापा। तो पापा। हिज फादर इज नोन एज ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी। क्लियर? यस सर। Okay. Fourth, Mr. X, whose total income is more than 2,50,000. Mr. X, whose total income is more than 2,50,000, but he did not pay any tax and did not submit the income tax return. तो फातिमा, सुभानपुरा, गुड मॉर्निंग। बेटा वो एसएससी है कि नहीं? Sir, can you repeat the question? हाँ, क्योंकि आप चिपक गए थे इसलिए मैंने सोचा कि आप नींद में हो। मिस्टर एक्स, whose total income is more than 2,50,000. मिस्टर एक्स की इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, बट ना उन्होंने कोई टैक्स भरा, ना उन्होंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किया। तो क्या वो एसएससी है? No. यस और नो? No. नो। ओके। कारेली बाग, पटेल, यक्स, उसके बाद डॉट डॉट है, आई डोंट नो क्या नाम है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बेटा, ये केस के अंदर वो एसएससी है कि नहीं? नहीं सर। नहीं। ओके। भूमि, प्रताप नगर। यस सर। दर्शन सर, raise the hand. दर्शन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बेटा बोलो। एसएससी डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट। क्यों?
उसकी लायबिलिटी थी टैक्स भरने के, पर उसने नहीं भरा। यस, यहाँ पे अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको टैक्स भरना था। मान लो अगर आपको टैक्स नहीं भरना था तो एटलीस्ट आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो सबमिट करना ही था। यानी आपको जो काम करना था आपने नहीं किया तो भी आप एसएससी हो। क्लियर? यस और नो? Yes. यानी कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली स्टेट पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन द टर्म एसएससी, डिस्कस द टर्म एसएससी। इनकम टैक्स का पेपर, थैंक गॉड आप लकी हो कि मैं पेपर अब सेट नहीं करता। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है तो मैं मान लूं, तो सर ऐसा तो कुछ पेम्पलेट में है ही नहीं। अभी मैंने जितने भी सिचुएशन बताए वो एक्चुअली पेम्पलेट में नहीं है, बट ये सारे पॉइंट्स आए कहां से? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द टर्म एसएससी। यानी सिर्फ अगर डेफिनेशन रट्टा मार के चले जाओगे तो डेफिनेशन पूछा तो एग्जाम में लिख लोगे, बट अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी डेफिनेशन को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। एक और चीज, ये पिछले 20 इयर्स का रिकॉर्ड है। पिछले 20, जब से मैं इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं तब से मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक चैलेंज देता हूं कि पहले चैप्टर के अंदर 5 डेफिनेशन है, उसमें से इनकम का डेफिनेशन बहुत लेंदी और एग्जाम में कंफर्म नहीं आएगा। यानी बचे 4। कौन से 4? पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ये 4 डेफिनेशन 1 महीने के बाद जितने यहाँ पे अवेलेबल लोग हैं ना, उसके 50% लोगों को नहीं पता होगी। मैं हमेशा ये चैलेंज अपने क्लास में देता हूं, यानी जो भी प्रेजेंट होते हैं, अब यहाँ पे मोर देन 125 स्टूडेंट्स आर देयर, तो ये चैलेंज आपके लिए भी है। 1 महीने तक आप ये 4 डेफिनेशन याद नहीं कर पाओगे। एंड फिर इनकम टैक्स में बोलोगे सर मार्क ज नहीं आपता, कही थी आप। यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड जैसे जैसे प्रोविजन बढ़ती जाएगी ना, अभी तो 2-2 लाइन है, वो 2-2 लाइन अभी 10-10 लाइन के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। एंड वो भी आपको वर्ड टू वर्ड छापना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, इनकम टैक्स को थियरी की तरह ट्रीट करोगे तो प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सर पूरा एसएससी का डेफिनेशन रट्टा मार लिया, बट ये क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्लियर? अभी एसएससी में किसी को डाउट? यू कैन रेज योर हैंड या तो unmute yourself and you can ask a query. Otherwise, I move to a next definition. No one. Okay. Next definition the assessment year. Assessment year पूरे syllabus का सबसे छोटा definition, एक लाइन का definition. SSC means, assessment year means the period of 12 months from 1st April to 31st March. Over. एक्ट के अंदर सिर्फ ये एक ही लाइन की डेफिनेशन है, 12 महीने का पीरियड। अब मुझे बताओ ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा कि 3 मार्क के लिए आएगा? काव्या में ऑडिबल हूँ? हाँ सर। ओके, सॉरी देयर इज अ कनेक्टिविटी इश्यू थोड़ा था, इसकी वजह से मैं एग्जिट हो गया था। ओके, तो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन एग्जाम के अंदर कंफर्म नहीं आएगा। सर एक ही तो डेफिनेशन ऐसा लगता था कि हमें आ जाएगा, हाँ, बट असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन के अंदर हमें क्या याद रखना है, उसके 2 वर्ड दिए थे कि असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ गवर्नमेंट ईयर, टैक्स ईयर वगैरह, तो वो एमसीक्यू के अंदर वो लोग कई बार पूछ लेते हैं। बाकी असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ टैक्स ईयर के व्हाटएवर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन अ नेक्स्ट ईयर। यानी इस साल आप जो इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर टैक्स कब भरना होता है? नेक्स्ट ईयर में भरना होता है। तो जो साल में हम टैक्स भरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। क्लियर? नाउ द मोस्ट, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मेरे लिए हॉट फेवरेट डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रीवियस ईयर।
अब प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो, एंड मैं कभी भी बात करूंगा सीधा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन द टर्म प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पूछा है तो वीडियो लेक्चर के अंदर आपको 2 स्लाइड दिया था, नॉर्मल मीनिंग, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर, एंड नेक्स्ट केस के अंदर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन। यस, ये 2 स्लाइड मिलाओगे ना तब तो डेफिनेशन होता है। तो अगर डेफिनेशन पूछा है तो वो पूरा आपको लिखना है, नॉर्मल, यूनिफॉर्म एंड न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन वाला। अगर आपको बोला है कि डिस्कस द टर्म प्रीवियस ईयर, अगेन पहले तो 3 कैटेगरी लिख लो एंड उसके बाद उसका एक सुटेबल एग्जांपल दे दो। एंड अगर एक्सेप्शन पूछते हैं, एक्सेप्शन हमें सिर्फ लिस्ट याद रखनी है, उसका डिस्कशन नहीं। डिस्कशन सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए था कि विचार द एक्सेप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर, बस 5 एक्सेप्शन, बात खत्म। आज तक कभी उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है। अगर गलती से इस बार का कॉलेज के अंदर डिस्कस हुआ, आई इन्फॉर्म यू इन एडवांस, मैं आपको एडवांस में बता दूंगा कि इस बार कॉलेज के अंदर डिस्कस हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रीवियस ईयर। पहला, नॉर्मल मीनिंग। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? द ईयर इन विच यू अर्न एन इनकम। जो साल के अंदर इनकम अर्न करते हो वो साल को हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर। से फॉर एग्जांपल कि लास्ट ईयर 2019-20 के अंदर मैंने जो भी इनकम अर्न की थी उसके ऊपर मुझे टैक्स कब भरना है? करंट ईयर, अभी ये नवंबर से पहले मुझे इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स की लायबिलिटी कंप्लीट करनी है। तो ये साल मेरे लिए हो जाएगा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम ऑफ लास्ट ईयर, एंड लास्ट ईयर मेरा बन जाएगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो असेसमेंट ईयर के आगे का साल, इसलिए दे यूज द वर्ड प्रीवियस ईयर। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। जब एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो जाएगा? करंट ईयर। क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बाय विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर द ईयर 2021। आपको 2021 का सम सॉल्व करना होगा। तो 2021 के सम सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? 1920, एंड इंफॉर्मेशन सारी 1920 की ही दी होगी, यानी 1920 वो सम के लिए आपका हो जाएगा करंट ईयर, बट हम वर्ड यूज क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर। क्लियर? तो जो साल में आप इनकम अर्न करते हो, यानी कि तो सर गए साल की इनकम के लिए करंट ईयर इज असेसमेंट ईयर, तो करंट ईयर में मैं तो इनकम अर्न कर रहा हूं ना। यस, तो करंट ईयर इज अ प्रीवियस ईयर ऑल्सो, बट ये प्रीवियस ईयर कौन से लिए? नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए। कि 21-22 के लिए, 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021। 21-22 के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2021। यानी जो साल की इनकम आप कैलकुलेट करते हो वो साल को कहते हैं प्रीवियस ईयर, एंड जो साल में उसका टैक्स भरते हो वो साल को कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर? अब ये तो हुआ उसका नॉर्मल मीनिंग। अब मैंने बोला कि जो साल में इनकम अर्न करते हो, जो साल में इनकम अर्न करते हो। बट सेकंड, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1989-90 onwards, from the assessment year 1989-90 onwards, all SSEs are required to maintain, all SSEs are required to maintain financial year as a previous year. Financial year का मतलब क्या हुआ? अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर। कि ये तारीख से सबके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर होगा, अकाउंटिंग ईयर नहीं। आज भी बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स अगर कोई बिजनेस करते हो चेक करना, दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन करते हैं कि नहीं? यस, स्टिल दे आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट दिवाली टू दिवाली, यानी कि आप गुजराती न्यू ईयर, कारतक सुद एकम, हाँ, वहां से लेके दिवाली तक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी स्टिल दे आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, ईद टू ईद, उनका जो मुस्लिम ईयर होता है उसके हिसाब से पीपल कैन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट जनवरी टू दिसंबर। बट इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका ईयर क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर। अब इसीलिए लोग बुक्स ऑफ अकाउंट भी फाइनेंशियल ईयर के तौर पे ही मेंटेन करते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझना,
बोर्ड विजिबल है सबको? अब जो मिस्टर एक्स है उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 जन टू 31 दिसंबर। वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। उसकी कैलेंडर ईयर 2019 की इनकम है 1,20,000 एंड कैलेंडर ईयर 2020 की इनकम है 1,80,000। Now the question is, calculate income for assessment year 2020-2021. You can unmute yourself and you can answer. ये है प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। बोलो, अभी मैंने जो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर बताया ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। सर डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ नहीं आता। ये क्वेश्चन आप नोटबुक में लिख भी लेना। Mr. X maintaining the books of account as per calendar year, that is 1st Jan to 31st December, यानी 2019। तो 2019 का मतलब क्या होता है? 2019 का मतलब होता है 1/1/19 to 31/12/19। सेम वे 2020 का मतलब क्या होता है? 1/1/20 to 31 रिया भट्ट कारेली बाग। चलो एक आंसर आया। हाँ मुक्स 2020 ની ઇન્કમ તો 1,80,000 જ છે। I want a answer for 2020-2021। मुझे ये साल की इनकम चाहिए। यशवी प्रताप नगर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड। सर 1,35,000। 1,35,000। दो आंसर अब तक मुझे 1,35,000 आ चुके हैं। मिहिर सुबानपुरा 1,35,000। संजय 1,80,000। वृष्टि 1,20,000। Two more participant raise। वीडियो बंद है। फटाफट फटाफट फटाफट। 1,35,000 रीचा फ्रॉम सुबानपुरा। ये एक एक मार्क के क्वेश्चन है। हाँ 1,65,000। 1,65,000 नया आंसर मार्केट में आया है। और कोई? जानवी अभी भी मार्केट में मेजोरिटी 135 135।
ओके चलो मैं सॉल्व करता हूँ। 135 की मेजोरिटी अभी भी ज्यादा है। ओके देखो लेट्स डिस्कस। हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा मैंने बताया आपको? 2020 2021। तो असेसमेंट ईयर अगर 2020-21 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा 2019-2020 एंड प्रीवियस ईयर 2019-20 ये स्टार्ट कहां से होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एंड खत्म कब होगा? 31/3/2020। हमें प्रीवियस ईयर ये 12 महीने की इनकम कैलकुलेट करनी है, जिसमें से हमारा कैलेंडर ईयर जो है ये 1/1 को खत्म हो जाता है। यानी ये पहला साल है 1/4/19। 2019 की हमारी टोटल इनकम मैंने आपको कितनी बताई थी? 1,20,000। पर ये जो 1,20,000 इनकम थी ये तो कौन सी थी? 1 Jan to 31 December। 1 Jan to 31 December, जिसमें से हमारा पीरियड कौन सा है? 1 April to 31 December। यानी हमारा पीरियड कितना हुआ? 9 मंथ ओनली। यानी फर्स्ट 9 मंथ की इनकम हमारी कितनी होगी? 90,000। सेम वे 2020 की आपको टोटल इनकम कितनी दी है? 1,80,000। बट हमारा पीरियड कितना है? 1/1 to 31/3, 3 मंथ ओनली। तो ये इनकम कितनी होगी? इसका मतलब प्रीवियस ईयर की हमारी टोटल इनकम कितनी होगी? क्लियर? सारे 1,35,000। गुड, आपने प्रोविजन को सही तरीके से समझा। अब कहने का मतलब, अब ये आपको एमसीक्यू में पूछा है, 1 लाइनर के अंदर पूछा है, 2.5 मार्क के कंपलसरी क्वेश्चन। सर ऐसा तो आपने कुछ कराया ही नहीं। अरे ये प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है। जो यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर है ये उसका डेफिनेशन है, ये उसके ऊपर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। जिसको ये सॉल्यूशन लिखना चाहो आप लिख सकते हो। सही आंसर देने के लिए थे रिया, उसके बाद कौन था? रिचा, मनन, दीपाली, आयुष, विनीता, हेमल, सानिया, धूपम, दर्शन। आंसर आंसर तो हमारा भी आ गया था, वो तो हमने लिखा नहीं। फालतू में कौन होशियारी मारे। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर क्लियर? राहुल उठी गया तू? हाँ सर। वेरी गुड। आजकल इंस्टा स्टोरी में दिखते नहीं हो? अभी सब लॉकडाउन है इसके लिए सब। इंस्टाग्राम पे तेरा कौन सा लॉकडाउन नेड़ता है? मैं बाहर जाऊं तो सब स्टोरी डालूं ने। अरे 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 अरे, आजा क्लास पे मिलके बनाते। आता हूँ फिर। ओके नाउ होप सबने लिख लिया होगा। या स्क्रीनशॉट ले लो, स्मार्ट बॉय। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द जो डेफिनेशन था, थर्ड पार्ट ऑफ डेफिनेशन क्या था कि फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन,
कि इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट करते हो, तो इन दैट केस आपका पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? पहला प्रीवियस ईयर जो तारीख से आपने बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट किया, जो तारीख से आपने बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट किया, वो तारीख से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, वो तारीख से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। एंड खत्म कब होगा? इमीडिएटली फॉलोइंग 31 मार्च। यानी कि अगर आज से अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आज से अगर हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट टू आज से पहले आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा? आज से होगा। आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होगा? आज से होगा। एंड खत्म कब होगा? आने वाली 31 मार्च। अब आने वाली 31 मार्च कौन सी है? 31 मार्च 2021। तो आज से लेके 31 मार्च 2021 ये हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। दैट इज द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर? चलो अब उसके ऊपर भी एक नाटक। इनकम टैक्स से नाटक तो रहेगा ही। मिस्टर एक्स started a business on 17th July 2020. Mr. X started his business on 17th July 2020. इससे पहले उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। What is period of a previous year for assessment year 2000 Yes, people start raising the hand. चैट बॉक्स में जाके आप अपना आंसर लिख सकते हो। मनन का आंसर आ गया। मैंने पीरियड पूछा, यानी ईयर मत लिखना, डेट लिखना कि ये डेट से स्टार्ट होगा और ये डेट को खत्म होगा। हाँ अभी आंसर आना स्टार्ट हुए। गुड गुड गुड, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। First April 17 July, 1st April 17 July. Trilok? But as what was the answer? अरे यार अब क्लास मध्ये नाही तो ऑनलाइन बधानी वच्चे इज्जत ना काढो सर। अगेन टाइम खत्म हो रहा है मैं, क्योंकि आपके डाउट्स भी मुझे डिस्कस करने, इसलिए मैं लिख देता हूं। असेसमेंट हमारा कौन सा है? 2022-23। तो इसके आगे का साल कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर, यानी कि ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर 2021-22 एंड 21-22 स्टार्ट कब से होगा? 1st April 2021 to 31/3। ओ सर, तो विडियो लेक्चर में तो तमे કંઈક અલગ જ કીધું તું। हाँ, ये वीडियो लेक्चर में શું કીધું તું? अगर मैंने यहाँ पे पूछा होता तो कि प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर
21-22 अगर असेसमेंट ईयर अगर मैंने पूछा होता 21-22 तो 21-22 का प्रीवियस ईयर कौन सा होता? 2021 एंड 20 का मतलब हाँ, क्या 1 अप्रैल 2020 को आपके पास कोई इनकम थी? नहीं थी। आपकी इनकम स्टार्ट कब से हुई थी? 17 जुलाई से। यानी यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 17 जुलाई 20 to 31st March 20। हाँ भाई आपने करेक्ट। यानी फोकस ऑन अ वर्ड, ये इंपॉर्टेंट था। ईयर के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 21-22 के लिए होता तो आंसर ये आता, बट मैंने जानबूझ के 22-23 किया। कंफ्यूजन तो रहना ही चाहिए भाई। अभी भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट्स और मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी वो वीडियो लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड या होमवर्क दिया है तो बस वो क्वेश्चन फाइंड आउट करके उतना देख लेते हैं। एग्जाम में जिस दिन कैटेगरी सॉरी मैं कब का बोले जा रहा हूं बट मैं अपने आप को म्यूट किया है तो देखा ही नहीं, सॉरी। हाँ, तो इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एंड वहां से किस तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने आज डिस्कस किए। अभी भी हमारा एक सेशन बचा है फर्स्ट चैप्टर के लिए कि जहां पे अब हम बात करेंगे द वर्ड इनकम के बारे में। बट बिफोर वी एंडेड द सेशन, हाँ, आज के
या तो जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था उसके रिलेटेड अगर किसी को भी अगर कोई पर्सनल कोई डाउट क्वेरी हो, यू कैन रेज योर डाउट राइट नाउ, अदरवाइज आज के लिए टाटा बाय बाय। किसी को कोई डाउट क्वेरी? नो सर। બધા જ હોશિયાર नो છે सर। હા, આપણે જલ્દી ફટાફટ ટેસ્ટ પ્લાન કરવાનો જ છે। नो सर। अच्छा सर, वीडियो देख के मैसेज करता हूँ, यानी अब तक वीडियो नहीं देखा। वेरी गुड। वीडियो लेक्चर पहले देखना है, उसके बाद जूम सेशन में आना है। हाँ, बीजी बार जो, त्रीजी बार जो, जेटली बार जो एटू जो डेटा अपना છે। एनीवन एल्स? कोई डाउट? अभी भी बहुत सारे लोग हैं। नो डाउट, नो डाउट। अला वापस बोला, मैंने पढ़ा। मोक्ष भाई चलो, अभी धीरे धीरे लोग जाना चालू हुए। कस्बो सर काले ઊંઘ આવી ગઈ જોતા જોતા, બે વાર જોયો ઓલરેડી વિડિયો। આ તો ઇન્કમ ટેક્સ સબ્જેક્ટ જ એવો છે, ચા પીને જ બેસવાનું ને તો ઊંઘ આવી જ જશે। બસ બરાબર ઊંઘ આવી જાય। હા, કેમ તો દૂધ પીવે છે તો। ગુડ ચાલો ગુડ ચાલો, ગુડ। બાલ સર ને પછી ઇન્સ્ટા સ્ટોરી મૂકવાની છે। હા, તું આવ ને, તું મને તારી રિક્વેસ્ટ હજી મારી પાસે આવી નથી, તો મોકલીશ તને સર, ટેગ કઈ રીતે મોકલીશ કરીશ? મોકલીશું સર। ओके, एनीवन? जानवी, साक्षी, धार्मिक, कृतिका, निजामपुरा में, अच्छा 2 कृतिका, यस। कोई डाउट क्वेरी? नो 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 नो।